हेलो एवरीवन। इंटेंस प्रीमियर्स लीग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम सब यहाँ पर क्रैक यूपीएससी सीएसई स्पेशली फॉर आईएएस 2022 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यह सेशन आप सब जानते हैं जैसा कि ये 14 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ऑल द एमिनेंट फैकल्टी ऑफ अनअकैडमी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की क्लासेस लेते हैं वो सब यहाँ पर आपके साथ एक क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस इवन करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, आईआर और सीसैट, ये सारे डिस्कशन आपके साथ हो रहे हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक का यह क्रैश कोर्स में लेसन नंबर 14 है, जहाँ पर हम लोग साइंस एंड टेक में एक नए चैप्टर को लेकर यहाँ पे बात करने वाले हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आपके पहले भी पेपर में रहे हैं। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन रहा है सीएनटी पर बेस्ड होकर। जैसे मैंने सीएनटी बोला है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं ये टॉपिक जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में मेंस के एग्जाम्स के लिए भी मेंशन है, तो ये टॉपिक आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लेसन 14 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। वीडियो के लेसन की शुरुआत करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्रहरी है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल आईएएस के नाम से गोरखपुर में, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ। दिल्ली की पूरी की टीम के द्वारा यहाँ पर आपको कक्षाएं दी जाती हैं। मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ। पिछले 19 ईयर से आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। 1000+ सिलेक्शन ऑलरेडी हैपन इन दिस एग्जामिनेशंस। मेरी 2 किताबें हैं, एक जो साइंस एंड टेक में पब्लिश होती है, दूसरा एनवायरमेंट बुक में। ये दोनों की दोनों बुक जो होती हैं वो मैग्रा हिल पब्लिकेशन से आती है, जिसे आपको पढ़ना होता है दोस्त। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए सीरियस एस्पिरेंट है तो ये किताब आपको पढ़नी होगी। टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है, जहाँ पे आपको मेरे सारे पीडीएफ और साथ ही साथ जो मेरे वीडियोस के लिंक होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो स्टे ट्यून विथ मी ऑन द टेलीग्राम t.me/ravi_upsc_unacademy। यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़े रहें। अनअकैडमी में मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi2010 है। ठीक है, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस, प्लस के क्लास अलावा आपको आइकॉनिक्स क्लासेस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस यहाँ पर जो स्पेशल क्लासेस होती हैं जो निःशुल्क होती हैं, जहाँ यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेता हुआ मिल जाऊँगा। ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का रोल आपके स्टेट पीचर्स के अलावा और भी एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा है। रवि यूपीएससी कोड है। जब भी आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो रवि यूपीएससी कोड को अगर यूज़ करते हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% फीस डिस्काउंट। तो इसे यूज़ करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यूपीएससी सीएसई के लिए अनअकैडमी पर अब लाइव क्लासेस लेते हुए मिल जाते हैं। और ये सारे के सारे एजुकेटर्स हाईली एक्सपीरियंस्ड है। इन सारे के सारे एजुकेटर्स को आप भली भांति जानते हैं। आपको यहाँ पर मेरी भी क्लासेस मिल जाएंगी साइंस टेक और एनवायरमेंट की। ये वैसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके एग्जाम में लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30+ क्वेश्चंस होते हैं। आराम से आप 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप मेरे लेसन्स को सुनिए, मेरी किताबें पढ़िए और अनअकैडमी पर मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहिए। और टेलीग्राम मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वहाँ पर आपको सारे लिंक्स शेयर हो जाते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो है वो 27 मार्च को है। इसे भूलेगा नहीं, इनरोल कर लीजिएगा। यहाँ आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप और प्राइजेस दिए जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आरपीएल में लेसन नंबर 14 है। और लेसन नंबर 14 पे जाने के पहले मैं आपको बता दूं, साइंस एंड टेक में आपको टोटल 90% क्वेश्चन जो होते हैं, जितने भी साइंस टेक से होते हैं वो इन्हीं 11 चैप्टर से आते हैं। आप सब जानते हैं पीछे के सारे 13 वीडियोस मैंने बनाए। हर वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको इन चैप्टर्स के बारे में बोला है। तो आपको साइंस टेक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं? पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, दूसरा एनर्जी, तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी, चौथा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पांचवा डिफेंस टेक्नोलॉजी, छठा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सातवां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी, आठवां पार्टिकल फिजिक्स, नौवां बायोटेक्नोलॉजी, 10वां हेल्थ एंड डिजीज और 11वां जो है जिसका नाम है मिसली। तो ये 11 चैप्टर है जिस पे आपको कमांड करना पड़ेगा, जो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी है। और ओवरऑल 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस अराउंड आपके पेपर में साइंस से आते हैं। तो साइंस हैव अ गुड रोल इन योर एग्जामिनेशंस। आइए नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी पर हम लोग सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ स्मॉल साइज में ही पॉसिबल हो सकती है। बहुत ही सामान्य भाषा में बोलूँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मॉल साइज में ही हो सकती है। वो नैनो टेक्नोलॉजी होती है। और स्मॉल साइज पर उसका परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। उसका परफॉर्मेंस 3 टर्म में लिख रहा हूँ। इन टर्म्स के बारे में मैंने आपको पीछे के लेसन में रोबोटिक्स में बताया था। परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। सो परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी ये क्या होता है? ये बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर हम किसी चीज़ की साइज़ को स्मॉल साइज़ में ले जाते हैं तो उसका किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, अगर उसका परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी बढ़ जाता है तो वो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है।
ओके, तो नैनो टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल साइज में उसका परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी बढ़ जाए, वो सब नैनो टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स में आता है। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिलहाल इसका जो नैनो टर्म है वो मेजरमेंट से लिया गया है, और आप में से काफ़ी बच्चे जानते हैं कि नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर के लिए कहा जाता है। और ये नैनो टर्म जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी में नैनोमीटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जब भी मैं क्लास में पूछा नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, बच्चा कहता है 10⁻⁹ मीटर। अरे गलत है भाई, 10⁻⁹ मीटर ये एक पैरामीटर है जो नैनोमीटर को डिफाइन करता है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो यहाँ बताता है स्मॉल साइज को, और टेक्नोलॉजी जो होती है आई थिंक आप सब जानते हैं ये ह्यूमन मेड होती है। टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, पूरी तरह से इंटायरली ह्यूमन मेड होती है। और नैनो क्या होता है, स्मॉल साइज़ की, यानी स्मॉल साइज़ की टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन बनाता है और उसका हम जिस भी डिसिप्लिन में यूज़ करते हैं, जैसे हमने रोबोटिक्स को बहुत सारे डिसिप्लिन में यूज़ किया था, तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी जिस भी डिसिप्लिन में यूज़ करते हैं उसका परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इंटायरली ह्यूमन बीइंग द्वारा बनता है। टेक्नोलॉजी में भगवान ने कुछ भी किया धरा नहीं है, पूरा टेक्नोलॉजी जो है वो मानव द्वारा जनित किया गया है। फाइन, अब देखिएगा, अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं, तो नैनो टेक्नोलॉजी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको क्या मिलेगा। देखिए, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले आपको बताऊं, 1959 में एक प्रोफेसर होते हैं, इनका नाम होता है डॉक्टर रिचर्ड पी फेनमैन। रिचर्ड पी फेनमैन सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, इसका कंसेप्ट देते हैं, इसका सिद्धांत देते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में जो बूम होती है वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और फुलरेंस की वजह से होती है। जब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनता है, ठीक है, तब लोग जाकर स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट को देखना प्रारंभ करते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी की नींव यहीं से पड़ती है। वास्तविक रूप में बताऊं 1981 में। और फुलरीन 3 साइंटिस्ट हो मिलकर क्या करते हैं, लेबोरेटरी में 60 कार्बन का एक मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, 1985 में। ओके, और ये फुलरीन जो 60 कार्बन का एक मटेरियल बनाते हैं, ओके, 1985 में, यही आगे चलकर नैनो टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कराते हैं। फुलरीन जो है एक्चुअल में यहाँ पर 60 कार्बन, और सारे के सारे जो होते हैं वो कार्बन ही होते हैं, उनको मिलगा कर बनाया जाता है। एक हॉलो स्फेयर होता है। हॉलो स्फेयर का मतलब होता है एक ऐसा गोलाकार स्ट्रक्चर जो अंदर से खोखला होता है। ओके, वो ट्यूब लाइक भी हो सकता है, वो बहुत सारे अदर शेप्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरली जो फुलरीन्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो बॉल की तरह होता है। असल में पता है, इस फुलरीन्स को जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे वो 3 साइंटिस्ट थे, और इन तीनों का नाम मैं आपको बताता हूँ, यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्रोटो, स्मेले और कल। पता है, इन लोगों ने जो ये काम किया था, जिन्होंने बनाया था फुलरीन को 1985 में, उसके लिए 1996 में इन्हें क्या हुआ दोस्त, इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। किसका नोबेल प्राइज़ दिया गया, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया। और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है जो उन्होंने लैब में बनाई थी, कितनी मुश्किल से उन्होंने बनाई थी, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके एप्लीकेशंस में आपको बताता हूँ कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। फाइन, इसको आप ज़रा समझिएगा। तो व्हाट अबाउट योर ओन एप्लीकेशन, ज़रा समझिएगा। ठीक है, होता क्या है, ये 60 कार्बन की चीज़ों को हमने असल में करते क्या आपको बताऊँ, इन्होंने क्या किया, 60 कार्बन की एक शीट बना दी। मान लो ये कार्बन है, ये मान लो 60 कार्बन, ऐसे मान लो ये तो 6 कार्बन हो गए। कार्बन है, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन है, ऐसे करते करते मैंने मान लो 60 कार्बन बना दी है, ऐसे करते करते 60 कार्बन की शीट बना दी। कहीं 6 कार्बन एक रिंग में है, कहीं 5 कार्बन एक रिंग में, ऐसे करके मैंने एक कार्बन की शीट बना दी। और शीट को अगर एक बॉल की तरह शेप का बना दे, तो एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर जो बना वो क्या बना, वही फुलरीन है। तो फुलरीन में 60 कार्बन को लेकर एक हॉलो स्फीयर स्ट्रक्चर बना दिया, और वही एक फुलरीन है। ठीक है, असल में जो फुलरीन नाम आया है ना, वो एक आर्किटेक्ट के नाम पे आया है, जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरेंस। क्या नाम है, बकमिंस्टर फुलरेन। उसका नाम है बकमिंस्टर फुलरेन। ये बकमिंस्टर फुलरेन क्या है, एक आर्किटेक्ट है। इस आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग का शेप बनाया था, और वो बिल्डिंग का शेप बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि इन्होंने 3 साइंटिस्ट ने मिलकर लैब में 60 कार्बन का एक शेप बनाया। इसीलिए उस बंदे के नाम में जो फुलरीन नाम था, उस स्ट्रक्चर के नाम को वो फुलरीन बोला गया। पता है, आप इसी अगर 60 कार्बन की शीट को अगर आप गोल बना दीजिए तो फुलरीन हो जाता है। उसको रोल करके लंबा सा स्ट्रक्चर बना दीजिए तो CNT हो जाता है। उसको वैसी शेप का रहने दीजिए तो वो ग्राफीन हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आओ। ये देखो, यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर है जो ये फुलरीन दिखा रहा है। इसमें आपको फुलरीन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पिक्चर में क्या है मैं आपको दिखाऊँ, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन एक रिंग में है। 1 2 3 4 5 6 या 6 कार्बन एक रिंग में। इस तरह करते करते एक बॉल नुमा संरचना बनी, जो आप देख सकते हैं। क्या बनी, तो बॉल नुमा संरचना, बॉल लाइक संरचना बनी है। ठीक है, ये एक वीडियो है जिसको मैं प्ले करूँगा, आप देखिए, पूरा का पूरा फुलरीन है दोस्तों। दिस इज इंटायरली फुलरीन, ये पूरा का पूरा फुलरीन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
ठीक है, अब ये प्ले नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। ये पूरा का पूरा एक फुलरीन है। ओके एवरीवन, और आगे आपको लिए चलता हूँ, समझिएगा। ये देखिए मैंने क्या किया है, कार्बन की शीट बना दी। उस कार्बन की शीट को मैं डिफरेंट तरह के शेप में बना सकता हूँ। अगर उस कार्बन की 60 कार्बन की शीट को बॉलनुमा स्ट्रक्चर बना दूँ तो वो फुलरीन हो जाता है। और एक बॉल के शेप का स्ट्रक्चर जो होता है 0 डायमेंशन होता है, इसमें 360 डिग्री आती है। ओके, और उसी कार्बन की शीट को अगर मैं रोल कर दूँ तो एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी सारे के सारे बॉन्डिंग को एक ही डायरेक्शन में जोड़ दूँ, है ना, तो एक CNT बन जाता है, कार्बन नैनोट्यूब। और अगर उस शीट को 60 कार्बन को मैं वैसे ही रहने दूँ, उसको कुछ भी ना करूँ, तो 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन एक्स एंड सेकंड डायमेंशन वाई, और 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर को हम ग्राफीन कहते हैं। फुलरीन लैब में बनता है, CNT लैब में बनता है, ग्राफीन लैब में बनता है। ओके, और ग्राफीन की बहुत सारी लेयर को अगर बना दो, जैसे ये देखो, एक लेयर ग्राफीन की ये है, एक लेयर ग्राफीन की ये है, एक लेयर ग्राफीन की ये है, एक लेयर ग्राफीन की 4 लेयर है, तो ये आपको मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन है। एक एक्सिस ये हो गया एक्स, एक एक्सिस हो गया ये वाई, और ये बीच की जो थिकनेस हो गई ये हो गया जेड। तो यहाँ पर आपको कितने एक्सिस मिल रहे हैं, 3 एक्सिस मिल रहे हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर आपको जो एक्सिस मिला दिस था एक्स वाई और जेड। और 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेफाइट में आपको क्या, ये ग्रेफाइट कहलाता है। ग्रेफाइट में आपको दिख क्या रहा है, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन। आप देखते हैं ग्रेफाइट में क्या मिल रहा है, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन। सो ग्रेफाइट में क्या है, दिस इज अ मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन। सो व्हाट इज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ मल्टीपल लेयर ऑफ ग्राफीन। ठीक है, और अगर हम ग्राफीन बोलूँ तो क्या बोलूँगा, ग्राफीन बोलूँगा सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। समझिएगा, ग्राफीन इज द सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, दिस इज द सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, समझिएगा, फाइन। अब देखिएगा, ग्रेफाइट जो होता है, ये भी समझ में आ गया, ये पता है, ये लैब में बनाया जाता है, ये लैब में, तो ये सिंथेटिक हो गया, ये भी सिंथेटिक हो गया, ये भी सिंथेटिक होता है। लेकिन जो ग्राफीन होता है ना, वो नेचुरल भी पाया जाता है और वो सिंथेटिक भी होता है। डायमंड जो होता है वो नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है, लेकिन डायमंड जो होता है उसकी नेचुरल वाले की वैल्यू होती है, सिंथेटिक वाले की नहीं होती है। अगर सिंथेटिक वाले डायमंड की वैल्यू होती दोस्त, तो आज डायमंड डायमंड होता ही नहीं। ये आपको देखिए डिफरेंट डायमेंशंस के स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। और पता है, ये सारे के सारे नैनो टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन है। इस पूरे के पूरे लेसन में हम लोग फुलरीन के एप्लीकेशन पे बात करने वाले हैं, CNT के एप्लीकेशन पे बात करने वाले हैं, और ग्राफीन के एप्लीकेशन पे बात करने वाले हैं। और यही आपके तीनों के तीनों आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। मैंने आपकी शेप को समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। ग्राफीन का क्वेश्चन आपके पेपर में 13-14 में आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है। CNT का क्वेश्चन आपके पेपर में 2021 में पूछा गया प्रीलिम्स में। ठीक है, फुलरीन्स में अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं इन द लास्ट 10 ईयर्स फ्रॉम 2011 टू 2021। तो याद रखिएगा, पूरा का पूरा सेशन जो है वो क्रैश कोर्स प्रीलिम्स के लिए है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से मैं आपको फुलरीन, CNT और ग्राफीन बताता हूँ। अब आई डोंट थिंक सो आप में से किसी को स्ट्रक्चर को लेकर कोई प्रॉब्लम है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट को थोड़ा मैं डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश किया हूँ। देखिएगा, आप इसमें से नीचे के 2 पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, है ना, ऊपर के सारे पॉइंट्स को रख दीजिए। डायमंड जो होता है वो फ्री अवस्था में नेचर में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियली भी बनता है। डायमंड जो है वो नेचर में सबसे हार्डेस्ट होता है। ग्रेफाइट उतना ही सॉफ्ट और ग्रीसी होता है। पेंसिल की जो नोक होती है ना, आगे वाली निब, वो ग्रेफाइट की होती है, इसलिए घिस के लिखी जाती है। डायमंड जो होता है काफ़ी हाई डेंसिटी वाला होता है, काफ़ी कठोर होता है। ग्रेफाइट उससे काफ़ी हद तक कम होती है, उसकी डेंसिटी कम कठोर होता है। डायमंड देखिए तो ट्रांसपेरेंट होता है, इधर उधर आपको दिखता है, लेकिन ग्रेफाइट काला होता है, वो ओपेक होता है, आपको इधर उधर से नहीं देख सकते। डायमंड जो है उसमें हीट नहीं बहता है, डायमंड से हीट पास नहीं होता है। और ग्रेफाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कभी भी डायमंड से पास नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए ध्यान रखिएगा, पेंसिल को कभी प्लग के अंदर मत डालिएगा, स्विच ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो करंट मार देगा, झटक पटक देगा, लटक देओगे। ठीक है, झटक पटक देगा और लटक जाओगे, यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होता है, ये बहुत खतरनाक है। डायमंड जो जलता है वो लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जाके जलता है, CO2 बनता है। ग्रेफाइट थोड़ा कम टेम्परेचर पे जाके जलता है और CO2 बनता है। नीचे के 2 पॉइंट शेप और सॉल्युबिलिटी के बारे में नहीं जानना है, ये इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बोला है। डायमंड एंड ग्रेफाइट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स पेपर, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मेरी बुक पढ़नी है, मैकग्रा हिल पे जो 5th एडिशन की बुक आती है, ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, आगे आइए। अब हम बात करते हैं फुलरीन्स के एप्लीकेशंस पे। जब हम फुलरीन्स के एप्लीकेशन पे बात करेंगे तो जरा ध्यान देना फुलरीन के कौन कौन से उपयोग हैं। देखिए, अभी मैं बताऊं, अगर हम फुलरीन्स को ले लें, लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, ठीक है, और उसकी एक कोटिंग करते हैं स्किन पे, तो इससे जो सेल होता है ना स्किन का, उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। उससे जो सेल वेल होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स वगैरह से डैमेज नहीं होते। जैसे सनस्क्रीन लोशन होते हैं ना, समझो बहुत अच्छा प्रोटेक्टर हो जाता है, स्किन को डैमेज नहीं होने देता, स्किन की लाइफ अच्छी होती है, साइड इफेक्ट नहीं होने देता इस तरह से।
ठीक है। और सेल में किसी भी तरह का कोई रेडिकल बन रहा है या किसी तरह की टॉक्सिसिटी आ रही है तो ये पूरी तरह से फुलरीन एक बैरियर की तरह काम करता है और अल्ट्रावायलेट लाइट से कोई म्यूटेशन भी नहीं होने देता स्किन कैंसर वगैरह को। अगर हम यहीं पर फुलरीन की बात करें तो फुलरीन जो होता है वो एंटी वायरल एजेंट की तरह भी काम करता है। ऐसा कहते हैं अगर हम फुलरीन को ले लें, ओके, और फुलरीन क्या करता है आपको बताऊं, फुलरीन जो HIV होता है ना उसको एड्स नहीं बनने देता है, काफ़ी टाइम लेता है। HIV एक्चुअल में अर्लियर सिम्टम्स के लिए आता है और एड्स जो होता है उसी का लेट स्टेज और काफ़ी एडवांस सिम्टम आता है। ठीक है, तो HIV को एड्स बनने में काफ़ी प्रोसेस को डिले कर देता है और डिले कर देता है तो बंदे की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। तो इट वर्क एज अ एंटी वायरल एजेंट जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, आप देखिए जो हेपेटाइटिस सी होता है उसकी एक्टिविटी को भी काफ़ी स्लो कर देता है। तो हेपेटाइटिस सी के बंदे को, एड्स के बंदे की जीवन बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब देखिए फ़ायदा आपको दिख रहा है। इवन आपको बताऊं तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ड्रग डिलीवरी और जीन डिलीवरी भी करते हैं। दवाइयों को प्रॉपर टारगेटेड सेल पे ले जाकर वहाँ पर उससे किसी स्पेसिफिक सेल को डैमेज करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप लोग कैंसर थेरेपी सुनते होंगे। कैंसर थेरेपी में क्या होता है, जब हम लोग कीमोज वगैरह देते हैं तो कीमो जो होता है वो सिर्फ कैंसर सेल को नहीं मारता है, कीमो नॉर्मल सेल को भी मारता है। कैंसर सेल को मारता तब तो बहुत अच्छा था, नॉर्मल सेल को मारता है इसलिए हम लोग और कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। अब क्या किया जाए, आप एक काम करो, आप फुलरीन के अंदर ना मेडिसिन की पैकेजिंग कर दो और फुलरीन को बॉडी के अंदर पास करो। और फुलरीन जो होगा वो कैंसरस सेल को जो आइडेंटिफाई, असल में जो कैंसरस सेल होगा ना उसके सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, सिग्नल्स, ट्रांजैक्शन, प्रोटीन्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करके उसी को मारेगा, वहीं जाकर वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ड्रग को हम स्पेसिफिक जगह पर पहुंचाने का काम कर सकते हैं, ड्रग डिलीवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रग डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पर आपको बताऊं कि DNA सीक्वेंसेस वगैरह को भी हम लोग फुलरीन के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, फुलरीन के साथ लगाकर उसको भी बॉडी में कहीं स्पेसिफिक जगह पर जीन डिलीवरी भी कर सकते हैं। किसी जीन का मतलब क्या होता है, DNA सीक्वेंसेस। जब आपको बायोटिक पढ़ाऊंगा थोड़ा सा और उसमें भी बताऊंगा ब्रीफ में। इसी तरह से ड्रग डिलीवरी और जीन डिलीवरी भी जो होती है वो फुलरीन की मदद से की जा सकती है। और आपको बताता हूँ, आप लोगों ने फोटोवोल्टाइक सुना है, सोलर पैनल वाला, पीछे बताया था। उसमें एक्चुअल में हम लोग सिलिका विलिका टाइप के मटेरियल यूज़ करते हैं। तो क्यों ना सिलिका की जगह के हम लोग क्या करें, हम लोग उन फोटोवोल्टाइक्स में हम किसका यूज़ कर लें, फुलरीन का यूज़ कर लें। और फुलरीन जो होगा क्या करेगा, वहाँ पर पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ा देगा, तो वही सोलर पैनल की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बैटरी और फास्ट से चार्ज होगा। प्रोटेक्टिव आईवेयर है ना, ऑप्टिकल लिमिटिंग करता है, मतलब आँख वहाँ की तरफ जो रेडिएशन उस तरह की चीज़ें आती हैं उसको भी बचाने की कोशिश करता है। आप पता है हाइड्रोजन गैस को जब आप स्टोर करते हैं, हाइड्रोजन इतना छोटा और हल्का गैस होता है, काफ़ी लीक हो जाता है। अगर आप फुलरीन की एक कोटिंग कर दीजिए किसी कंटेनर के अंदर, अब हाइड्रोजन रखे तो फुलरीन उसकी कोटिंग होने की वजह से नीचे से अब हाइड्रोजन गैस के लीकेज को नहीं होने देता है, तो हाइड्रोजन गैस स्टोरेज कर लेते हैं। फुलरीन बहुत ही मजबूत होता है। कोई हल्का मेटल है उसमें अगर फुलरीन को मिला दीजिए तो उसमें मजबूती आ जाती है और हल्का होता है। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाता है, कोई चीज़ मजबूत और हल्की हो जाए। जनरली क्या होता है, कोई चीज़ मजबूत होने के पीछे उसका वेट भी ज़्यादा होता है। और मैं कोई ऐसी चीज़ बता दूं जो मजबूत और वेट कम है, तो वहाँ पर एक आपको फुलरीन एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। इसकी मदद से फुलरीन है, जैसे CNT है, जैसे ग्राफीन है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हल्की होती है, बहुत मजबूती भी देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कल को, आज नहीं लेकिन कल को हम इनको सेटेलाइट वेटेलाइट्स में अगर यूज़ करेंगे तो सेटेलाइट में क्या होगी, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और सेटेलाइट का वेट भी कम होगा। और तीसरी चीज़, इनमें ना हाई हीट रेजिस्टेंस होता है। तो अगर ऊपर ले जाओगे तो ऊपर जैसे आयनोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, वहाँ से होकर जो होते हैं सेटेलाइट पास होते हैं, तो ऊपर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो घबराओ नहीं, ये मेल्ट नहीं होंगे। ये सब चीज़ें हैं। वही हम दूसरी चीज़ आपको लिए चलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। कार्बन नैनो ट्यूब आपके पेपर में 2021 के PT में क्वेश्चन भी रहा है प्रीलिम्स में। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब्स वही एक कार्बन की शीट जब बन जाती है उसको रोल कर लीजिए, सब एक ही डायरेक्शन में ले जाके जोड़ दीजिए और वो CNT बन जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब्स। मैंने क्या बोला था, एक शीट बना लीजिए कार्बन की, 60 कार्बन की, उसको रोल कर लीजिए। अगर आपको मान लो CNT लंबी बनानी है तो वही कार्बन के नंबर और बढ़ा दीजिए, 60 की जगह 5000 कर दीजिए, फिर रोल कर दीजिए, वो CNT हो जाता है। CNT में जनरली जो लंबाई और जो डायमीटर होता है, व्यास, उसका जो रेशियो होता है वो ये होता है जहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है। ये एक लॉन्ग होता है, हॉलो शेप का होता है, ठीक है। और वहीं पर बताऊँ, ये भी एक एटम का बना होता है, कार्बन 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 और कार्बन का, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बहुत मजबूत होता है और बहुत हल्का होता है। मैंने क्या बोला था, कोई सेटेलाइट बनाना है तो फुलरीन लगा लो, कोई सेटेलाइट बनाना है तो CNT लगा लो, कोई सेटेलाइट बनाना है मजबूत और हल्का बनाना है तो ग्राफीन लगा दो। तो वो प्रॉपर्टी जो फुलरीन की थी वो यहाँ पे भी मिलेगी और वो जो CNT और फुलरीन में देख रहे हो वही आपको ग्राफीन में भी मिलेगी। देखो लिखा भी है, लाइट वेट का स्पेसक्राफ्ट बना दो। ये यहाँ तक कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है उससे पेनिट्रेट करके आपके बॉडी के सेल के अंदर जाकर कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर के ऑप्शन में 2021 के प्रीलिम्स में उन्होंने पूछा भी था UPSC ने।
क्वेश्चन बुक से आ रहे हैं भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करता है, काफ़ी सेंसर्स भी बनाए। सेंसर्स क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर चीज़ों को जाकर सेंस करते हैं। तो हम CNT से सेंसर्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं किसी वेरियस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए। CNT के बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कुछ कंपनियां हैं, उन कंपनियों के बारे में नहीं, मैं सीधा एप्लीकेशन बताता हूँ। CNT की मदद से आप साइकिल के पार्ट्स बना सकते हैं, और साइकिल क्या होगा, बहुत ही हल्का और मजबूत हो जाएगा। जनरली साइकिल काफ़ी भारी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टील उस तरह की चीज़ें लगाते हैं, भारी होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं CNT बना दूँ तो मजबूत हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। वही CNT की चीज़ें आप बोट्स में बना सकते हैं, नाव में, तो नाव भी हल्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, कहाँ, कंप्यूटर के अंदर। आज जो हम यूज़ करते हैं सिलिका का करते हैं। सिलिका के साथ दिक्कत क्या होती है, सिलिका बहुत ज़्यादा हीट निकालता है, ठीक है, और सिलिका जो होता है साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सिलिका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हीट ज़्यादा निकालने से जो कंप्यूटर होता है उसमें पंखा उंखा लगाना पड़ता है, उसका फिलामेंट जल रहा होता है, इसीलिए कंप्यूटर की लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती है। और ज़्यादा ट्रांजिस्टर भी संख्या भी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सिलिका साइज़ में बड़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा सिलिका नहीं लग पाता है। अगर वहीं उसकी जगह अगर हम CNT का ट्रांजिस्टर बना लें, और या फिर ग्राफीन का ट्रांजिस्टर बना लें, देखिएगा, ग्राफीन और CNT ये वैसे ही काम करते हैं जैसे सिलिका करता है, और सिलिका से कई गुना ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये हीट नहीं निकालता, बहुत कम करता है, तो फिलामेंट नहीं जलता है, तो कंप्यूटर की लाइफ ज़्यादा होती है। CNT और ग्राफीन साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, तो इनकी संख्या जो होती है, नंबर बहुत ज़्यादा लग जाती है, और जब नंबर बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रांजिस्टर के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत फास्ट हो जाएगा। और कंप्यूटर जो आज आपका 3.1 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का है, वो आपको बताऊं 100 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएगा। 100 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मतलब कंप्यूटर इतना फास्ट हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिक केबल बनाते हैं, आज हम लोग क्या लगाते हैं, तांबे का तार लगाते हैं। तांबे के तार में अच्छा खासा ट्रांसमिशन लॉस होता है। पता है, जो तांबे के तार से घरों में बिजली आ रही है, उससे जहाँ बिजली बनकर आपके घर तक आती है, कहते हैं 20% से ज़्यादा जो रास्ते में बिजली जाती है उसमें बीच में ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉसेस। अगर उनकी जगह पर हम CNT लगा दें, इवन ग्राफीन भी लगा दो, तो यहाँ पर लॉसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फोटोवोल्टाइक मैंने अभी आपको बोला ही था, जो सोलर पैनल होते हैं। सोलर पैनल में आपने फुलरीन में देखा था, सोलर पैनल आप CNT में का भी लगा लीजिए, सोलर पैनल आप ग्राफीन का भी लगा लीजिए। सोलर पैनल की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, बैटरी काफ़ी तेज़ी से चार्ज होगा। फैब्रिक्स, कपड़े जानते हो, कपड़े जो होते हैं उनको प्रेस नहीं करना पड़ेगा, व्रिंकल फ्री हो जाएंगे उसमें अगर CNT मिला दोगे तो। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इनसे ना आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में कंज्यूम लेस एनर्जी, आप ज़्यादा पावरफुल बैटरी बना सकते हो, हाई स्पीड वाला प्रोसेसर यूज़ कर सकते हो, हाई कैपेसिटी मेमोरी बना सकते हो। ये सब बेनिफिट है आपको CNT से। अब देखिएगा, कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे नैनो रॉड्स क्या होते हैं, नैनो बोर्ड्स क्या होते हैं, इनमें थोड़ी सी बातें करेंगे। जैसे नैनो रॉड्स क्या होता है, असल में नैनो रॉड्स पे हम लोग क्वांटम डॉट्स के बारे में बात करेंगे। क्वांटम डॉट्स क्या होता है, छोटे छोटे नैनो साइज़ के, जिनकी साइज़ लगभग 1 से 100 नैनोमीटर की होती है। 1 से 100 नैनोमीटर की साइज़ के कोई भी मेटल या सेमी कंडक्टिंग मटीरियल, ठीक है, कोई भी मेटल या सेमी कंडक्टिंग मटीरियल जो होते हैं, जो रॉड शेप के होते हैं, उनको हम क्वांटम डॉट्स कहते हैं। कोई भी मेटल या सेमी कंडक्टर मटेरियल की बनी हुई रॉड शेप की जो स्ट्रक्चर होती है, उसको क्वांटम डॉट कहते हैं, जिसका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। इस 1 से 100 नैनोमीटर की साइज़ के जो डॉट होते हैं, जिनको हम क्वांटम डॉट कहते हैं, इसका हम बहुत जगह उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ यूज़ करते हैं, आप लोगों ने आज को सुना होगा QLED टीवी। QLED टीवी का मतलब होता है क्वांटम LED टीवी, बहुत ही बेहतरीन टीवी होता है, आज मार्केट में अवेलेबल है। उसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का क्वांटम डॉट मटीरियल ही लगाया गया। कभी ये क्वेश्चन आ सकता है। OLED आपके पेपर में 2020 में या 19 के PT में आया था, ध्यान रखिएगा। और अब आपके पेपर में QLED भी हो सकता है। इससे फ़ायदा क्या हो जाता है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। अभी देखिए QLED टीवी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में यूज़ होता है, कैंसर थेरेपी में इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। नैनोबोट्स क्या होते हैं, नैनोबोट्स क्या होते हैं, अभी हमने इसके बारे में आपको पीछे के लेसन में पढ़ाया था। नैनो रोबोट्स पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, नैनो रोबोट्स पढ़ाया था। नैनो रोबोट्स होते क्या है, नैनो बोट्स होते हैं। नैनो रोबोट्स क्या होते हैं, नैनो बोट्स होते हैं, ठीक है। इनकी साइज 10⁻⁹ उसके आसपास होती है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, मैंने आपको बोला था बॉडी के अंदर डालिए। ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, बॉडी की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बॉडी के अंदर कहीं कैंसर वैंसर बन रहा है ना, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बॉडी के अंदर ड्रग को टारगेटिंग कर सकते हैं, मेडिसिन को स्पेसिफिक जगह पे ले जा सकते हैं। मान लो कहीं पर आपके आर्टरी वगैरह के अंदर ब्लड क्लॉट हो रहा है, ये देखो आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट हो रहा है, ये जाएगा उसको क्लीन कर देगा नैनो रोबोट्स, और कहीं ना कहीं इस तरीके से बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है ना? इस तरीके से टॉक्सिक इस तरह से जैसे ड्रग डिलीवरी वगैरह करता है, नैनो रोबोट्स का अच्छा खासा काम हो सकता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोट्स दोनों की एप्लीकेशंस हैं। वहीं पर ग्राफीन की बात करते हैं। ग्राफीन है ना, ग्राफीन जो कि एक और एप्लीकेशन, हम लोग 3 एप्लीकेशन है पढ़ने वाले नैनो टेक्नोलॉजी, इन्हीं 3 से क्वेश्चंस होते भी हैं। ग्राफीन देखो, ग्राफीन एक ही एटम का बना होता है और इसको आप 1 लेयर ऑफ ग्रेफाइट भी कह सकते हैं। ग्रेफाइट मल्टीपल लेयर ग्राफीन था और ग्राफीन क्या सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट है। ठीक है, अब देखो ग्राफीन को जो बनाया वो बंदे थे जेमन नवासिलो, ये नाम याद रखिएगा। जेमन नवासिलो को ग्राफीन के लिए 2010 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया। दे गॉट द फिजिक्स नोबेल प्राइज। ग्राफीन जो होता है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम का। ये कार्बन एटम का, अब जैसे ये शीट है तो ये शीट में एक एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, 2 डायमेंशनल पिक्चर हो जाता है। ठीक है ना, 2 डायमेंशनल पिक्चर हो जाता है। ठीक है, ये आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। अब सुनिएगा, ग्राफीन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। ग्राफीन का केमिकल रिएक्शन अच्छा खासा होता है। ये ऐसा कार्बन का मटेरियल होता है जो आसानी से केमिकल रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, ग्राफीन का जो बर्निंग टेम्परेचर है वो 350 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राफीन और डायमंड में ज़्यादा हार्ड कौन है, ज़्यादा सख्त कौन है, तो याद रखिएगा ग्राफीन ज़्यादा है, क्योंकि जनरली लोग डायमंड सोचते हैं। नहीं नहीं नहीं, डायमंड नेचुरल हार्डेस्ट है, ग्राफीन जो है सिंथेटिक है। और ग्राफीन है डायमंड ने पूछूं ज़्यादा मजबूत कौन, तो आंसर रखिएगा ग्राफीन है, लेकिन ग्राफीन सिंथेटिक है। ये इस चीज़ में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ग्राफीन से इलेक्ट्रिक करंट चलता है। मैंने अभी आपको बोला था, अगर हम तार को कॉपर की जगह CNT और ग्राफीन बना दें तो ट्रांसमिशन लॉस कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी बचा सकते हैं। देखिए वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो थ्रू ग्राफीन, जिससे क्या होता है इवन कॉपर से काफ़ी बेटर रिजल्ट आता है यहाँ पर। ठीक है ना, ओके, ये ध्यान रखें, कॉपर से बेटर रिजल्ट आता है। अब अगर हम ग्राफीन की बात करें तो ग्राफीन बहुत ही मजबूत होता है। यहाँ देखो, ये क्या होता है, ग्राफीन जो है इवन मैंने आपको बोला था हार्डर देन डायमंड से भी मजबूत हार्ड है और स्टील से 300 गुना ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, इसमें पता है फ्लैक्सिबिलिटी भी होती है, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी होती है और ऑप्टिकल एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से इसका यूज़ बहुत सारे फ्लैक्सिबल डिस्प्ले वगैरह, देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। इससे हम लोग टेलीविज़न स्क्रीन वगैरह भी ग्राफीन से बना सकते हैं। ओके, अब देखो 2014 के बाद ग्राफीन के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और हर सेक्टर में है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, फिल्ट्रेशन में, लाइट वेट स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाने में, फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल में, एनर्जी स्टोरेज मतलब बैटरी उटरी बनाने में, हर जगह कर सकते हैं। जैसे बायोमेडिकल में न्यूज़ में आया है कि जो DNA के सीक्वेंसेस होते हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, DNA सीक्वेंसेस की जानकारी ले सकते हैं जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। मैंने अभी आपको बोला था इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में, मैंने आपको क्या बोला था, हमने क्या बोला था कि ग्राफीन में आप ट्रांजिस्टर बना सकते हैं और ग्राफीन की ट्रांजिस्टर के में से 100 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। सोचिए कंप्यूटर का प्रोसेसर कितना फास्ट हो जाएगा। हमने अभी क्या बोला था, आज जो प्रोसेसर है 3.1 गीगाहर्ट्ज़ है, 100 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है। टेराहर्ट्ज़ स्पीड का ट्रांजिस्टर हो सकता है, जो आज हम गीगाहर्ट्ज़ की बात, सोचो कितना फास्ट कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने अभी आपको ग्राफीन के बारे में बताया, क्या बताया है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी होती है और इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इससे स्क्रीन बना सकते हैं टेलीविज़न की। और इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत होता है और दूसरा इसमें फ्लैक्सिबिलिटी भी होती है। इसीलिए आप चाहो तो टीवी को कर्व भी कर सकते हो, बगल से दोनों तरफ से कर्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखिए जनरली आज जो हम लोग इंडियम वगैरह का यूज़ करते हैं, इंडियम टिन ऑक्साइड का, ठीक है, और इंडियम टिन ऑक्साइड से एक बेटर ऑप्शन जो आज स्क्रीन बनाते हैं, इंडियम टिन ऑक्साइड वगैरह यूज़ करते हो, उसकी जगह आप लोग ग्राफीन यूज़ कर सकते हो। सारे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में, टच स्क्रीन में, फोटोवोल्टाइक्स में, LED टेलीविज़न में, OLED टीवी में, सब में आप ग्राफीन को यूज़ कर सकते हो और यहाँ तक कि कर्व टीवी में भी। पता है ग्राफीन की वजह से आप लोग पानी के अंदर, मान लो ओशन का वाटर है तो ओशन के वाटर में क्या होता है दोस्त, ओशन वाटर में होता है सॉल्ट। आप एक काम कीजिए, आप ग्राफीन ऑक्साइड का एक शीट बना लीजिए, ग्राफीन की एक शीट बना लीजिए, जैसे छन्नी नहीं होती छन्नी, तो ग्राफीन की छन्नी बना लीजिए और उससे आप सॉल्ट जो होता है वो रुक जाएगा, पानी पास हो जाएगा, तो हम सैलिनिटी को दूर कर सकते हैं। एथेनॉल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, एथेनॉल डिस्टिलेशन का मतलब होता है अगर ग्राफीन ऑक्साइड का आप शीट बना लीजिए, ग्राफीन ऑक्साइड का सीड बना लीजिए, तो ग्राफीन ऑक्साइड के सीड से जब आप अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग खौलाते हैं, किसको, लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो होता है, लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो होता है उसको खौलाते हैं। आपको हम छोटा सा बताते हैं होता क्या अल्कोहल के प्रोसेस में। ऐसा होता है कि आप एक काम करो, आप लोग बार्ली का पानी ले लो, बार्ली का पानी मत बोलो, बार्ली का जूस ले लो, चलो थोड़ा तरीके से बोलते हैं। बार्ली के जूस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसमें क्या करो, एक बैक्टीरियल एक्टिविटी करा दो जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन। आप में से काफ़ी बच्चे फर्मेंटेशन समझते हैं, किडवन कहते हैं। बैक्टीरियल एक्टिविटी कराने से ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है मान लो बियर बन जाता है।
बियर में 1 से 2% अल्कोहल होता है फर्मेंटेशन के बाद। अब इसको मान लो विस्की बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एथेनॉल डिस्टिलेशन ये प्रोसेस करना होगा। एथेनॉल डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाके मान लो ये विस्की हो जाता है, या जहाँ पर आपको 40 से 50% अल्कोहल बन जाता है। उसके लिए करते क्या है पता है, इस बियर के अंदर जो अल्कोहल है इसको खौलाया जाता है, इसको बॉयल किया जाता है, और उसके लिए एक टेम्परेचर होता है जिसको डिस्टिलरी टेम्परेचर कहते हैं, और वहाँ से अल्कोहल जो होता है वो सब चीज़ें उड़ने लगती हैं, और उसको ले जाके हम इकट्ठा करके ठंडा करते हैं उसको, और जाके कंटेनर में इकट्ठा करते हैं। और जब अल्कोहल उड़ता है जाके ठंडा होकर इकट्ठा होता है तो अल्कोहल की मात्रा यहाँ बढ़कर 40 से 50 हो जाती है, ठीक है ना। और इसी तरह से जाकर हम इसका एथेनॉल डिस्टिलेशन बहुत ही ब्रीफ में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आप एक फ़िल्टर लगा सकते हैं ग्राफीन ऑक्साइड का, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अल्कोहल को निकलने देगा और वाटर को रोक देगा खोलते समय। तो वाटर नीचे रह जाएगा, अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, और उसको ले जाके कंटेनर में इकट्ठा करके ठंडा कर लेंगे। तो गैस जो का धीरे धीरे ठंडा होकर लिक्विड बन के हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरी स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर किए हुए हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियो फ्री में मिल जाएगा। एथेनॉल डिस्टिलेशन प्रोसेस मैंने वहाँ समझाया हुआ है। सोलर सेल मैंने अभी आपको बोला है, जो सोलर पैनल होते हैं उसके अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं ग्राफीन का, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में भी यूज़ किया था। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस समझते हैं, मान लो आपको क्या करना है, कोई बैटरी वैटरी बनाए, आजकल नहीं इतना एमएचजेड की बैटरी, 6,000 मेगा एमएचजेड की बैटरी, आजकल लोग क्रेजी होते हैं। जब भी कंपनी पे एडवर्टाइज करती है मैं इतने एमएचजेड की बैटरी देता हूँ, एक बार चार्ज करो 3 दिन चलेगा, ठीक है। एक समय था जब हम लोग बैकअप रखे थे, है ना, बैकअप भी लेके चलते, अब ज़रूरत ही नहीं, कोई पावरफुल बैटरी हो गई। तो ये कह रहा है कि हम ग्राफीन मेड एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बना सकते हैं जिसकी लाइफ ज़्यादा हो, सुपर कैपेसिटर्स, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। पता है ग्राफीन जो होता है, ग्राफीन ऑक्साइड, वो एंटी बैक्टीरियल भी होता है। उसमें बैक्टीरिया, मान लो कोई खाने का आइटम, जैसे चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा ग्राफीन ऑक्साइड्स की बनी एक शीट, कोई कंटेनर के अंदर एक ग्राफीन ऑक्साइड की शीट लगा दो, अब इसके अंदर रसगुल्ला रख दो, कोई चीज़ रख दो, अब इसके अंदर अगर बैक्टीरिया भी होता है ना तो बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होगा, तो आपका फूड जो होगा वो क्या होगा, हाइजीन बना रहेगा, तो फूड खराब नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्त, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं आज की जनरेशन के हिसाब से, तो अलर्ट रहिएगा। तो ये पूरा का पूरा जो लेसन था आपको यहाँ पे करना था, ठीक है। अब आगे आपको बताता हूँ, ये सारे के सारे PDF के लिए आप जाके टेलीग्राम पे ले लें। अंत में यहाँ पर आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा, और सारे वीडियो के आपको लिंक भी मिल जाएंगे। अनअकैडमी पे मेरा जो प्रोफाइल है, जहाँ पर आपको प्लस और प्लस के अलावा जो स्पेशल क्लासेस मिलती हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, इस लिंक पर। और मैं आपको बोलता हूँ इस लिंक पर आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको भविष्य में भी जितने भी करेंट की वीडियोज़ आते हैं, आप सब जानते हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस आपको निःशुल्क भी कराता रहता हूँ। रवि UPSC मेरा कोड है, जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आप रवि UPSC को जरूर यूज़ कीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। एक चीज़ और बता दूं, अनअकैडमी का सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, दैट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जब भी कोर्स ज्वाइन करें आप प्लीज़ आइकॉनिक ही ज्वाइन करें। रीज़न क्या है, इसमें आपको एक मेंटरशिप दे दी जाती है, इसमें एक ट्यूटर मिल जाता है, आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करता है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी खूब सारे होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर उसकी भी हेल्प मिलती है। आपकी स्टडी प्लानिंग में मेंटर के साथ, आपको लाइव सेशन के साथ स्टडी प्लानिंग में भी हेल्प मिलती है। और यहाँ पर इतना नहीं, आप हम टीचर्स के साथ भी, जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं जिनको आप जानते हैं, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द एजुकेटर्स। ओपन हाउस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज के लिए आप रवि UPSC कोड को अगर यूज़ करते हैं, जनरल स्टडीज़ में प्लस या सब्सक्रिप्शन का कोर्स यूज़ करते हैं, तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ये जनरल स्टडीज़ पे है। और अगर आप ऑप्शन पे लेते हैं तो वहाँ भी रवि UPSC कोड को यूज़ करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी आपको 0% EMI पर भी कोर्सेज देता है, तो इसे मिस ना करें दोस्त। और 0% EMI पर आपको कोर्स जो दिए जाते हैं पूरी तरह से, ओके, ये UPSC आपका अगर ड्रीम है, अगर फाइनेंशियल क्रंच है, कोविड में जैसा काफ़ी लोगों के साथ रहा है, तो यू कैन टेक दिस बेनिफिट ऑल्सो। और बताता हूँ, अनअकैडमी पे जो हमारा रिस्पॉन्स है वो आप खुद देख सकते हैं। हमारे लर्नर्स जो अनअकैडमी को लाइक कर रहे हैं, अनअकैडमी एजुकेटर्स रैंक 1, आप ये परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और सबसे खूबसूरत ये देखिए, टेस्ट सीरीज़ अनअकैडमी के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने पूरे इंडिया में ज्वाइन किया। इतना कभी किसी भी इंस्टीट्यूशन से टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करते हैं, बिकॉज ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी कैसे अलग है, यहाँ पर आपको प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं, 20,000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस मिल जाती है, MCQs मिल जाते हैं, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, ओके, जो आपको ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं और जगहों से। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आप एक मेंटोर के साथ
एक बंदा जुड़ता है, इसको बुक जरूर करा लीजिएगा। आपके जिस लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, जिस लेवल का भी कोई डाउट हो, यहाँ आपके साथ हर तरह के क्वेश्चंस के साथ कोशिश की जाती है आपके लैंग्वेजेस में कनेक्ट होकर आपकी सारी स्टडी प्लानिंग वगैरह में। और ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ पर ऑडियो कॉल वगैरह, मतलब पूरा कनेक्ट होकर आपके डिस्कशंस किए जाते हैं। आगे बढ़ो, यूपीएससी सीएससी के जो बैचेस हैं वो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, इसे मिस मत कीजिएगा। 2022 का एमसीक्यू बैच है, क्वेश्चन आंसर्स, और 2023 का बाइलिंगुअल 1 साल का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, इनमें से कोई भी कोर्स आपको लेना है तो मैंने आपको रवि यूपीएससी कोड को बता दिया है, आप उसे ही जरूर यूज़ कीजिएगा, वहाँ आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। अनअकैडमी पर मेरे साइंस टेक एनवायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं। साइंस टेक का एक सेशन पूरा हो चुका है, इन्वायरमेंट का सेशन जो है वो चल रहा है, इट इज़ रनिंग राइट नाउ, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा। इन दोनों टॉपिक का इंपॉर्टेंस होता है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स काफ़ी करीब है, इसे ठीक से कीजिए, मेरे साथ कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंस टेक और इन्वायरमेंट के साथ, और ये प्लस के कोर्सेज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों पे है, और मेरा कोड जो है वो रवि यूपीएससी है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग यू पीपल कैन यूज़ इट। अंत में दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इवन जो वीडियोज़ हैं, जो PDF हैं, उसके लिए आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप से बोल दिया है, वहाँ से जाके ले लीजिएगा, अपना समय बचाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना दूसरों के साथ मत भूलिएगा। तो चलिए, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।